नमस्कार प्यारे बच्चों, सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुचारू रूप से पढ़ाई लिखाई आप लोग कर रहे होंगे। यही उम्मीद कर रहा हूँ मैं सभी लोगों के लिए। भगवान से यही दुआएं हैं मेरी कि आप बहुत अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और बिल्कुल मस्त रहिए। अब देखिए, हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेज में, और जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं कंटिन्यू, वो एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, उनको कंटिन्यू कीजिए, जिससे कि हम आगे बेहतर ढंग से चल सकें। बाकी समझ में आने में मेरी क्लास में कभी कोई इश्यू होगा नहीं कि कब किस दिन हम क्लास देख रहे हैं उस दिन हमारी समझ में नहीं आए, ऐसा बहुत ही कोई रेयर केस में हो सकता है। बाकी रोज़ाना आपके समझ में आएगा। अब देखिए, आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वहाँ से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में 100% आएगा। कितना आएगा? 100% आएगा। एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है, वो थ्योरम भी हो सकती है। तो आपको मालूम चल गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं जाल प्रमेय, या जिनको कहते हैं इंग्लिश में नेटवर्क थ्योरम। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? नेटवर्क थ्योरम, या जिनको हम क्या कहते हैं? जाल प्रमेय। तो नेटवर्क थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं, जाल प्रमेय हम पढ़ने वाले हैं आने वाली इन क्लासेज में। और नेटवर्क थ्योरम और जाल प्रमेय से एग्जाम में 100% या तो एक थ्योरम आएगी या थ्योरम का न्यूमेरिकल आएगा। तो जब थ्योरम सीख जाओगे तो न्यूमेरिकल सीख जाओगे, न्यूमेरिकल सीख जाओगे तो थ्योरम सीख जाओगे। कुछ भी एक अच्छे से समझ लो, थ्योरम को न्यूमेरिकल बहुत आसान है, और अगर थ्योरम ही नहीं समझ पाए तो फिर तो थ्योरम भी मुश्किल है और न्यूमेरिकल तो मुश्किल होना ही होना है। तो बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विथ मी। और अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो हेडिंग लगाइए सबसे पहले, जाल प्रमेय, या जिसको कहते हैं हम नेटवर्क थ्योरम। जाल प्रमेय जिसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्क थ्योरम। जाल प्रमेय जिनको हम कहते हैं नेटवर्क थ्योरम। जाल प्रमेय जिन्हें हम क्या कहते हैं? नेटवर्क थ्योरम। हेडिंग लगा लीजिए, जाल प्रमेय या नेटवर्क थ्योरम। नेटवर्क थ्योरम हम 5 से 6 थ्योरम पढ़ने वाले हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी थ्योरम्स हमारे लिए, और सबसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो नेटवर्क थ्योरम में भी जो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वो अपनी सबसे पहले आने को तो बहुत सारी थ्योरम्स हैं। अध्यारोपण प्रमेय हो गई, पारस्परिकता प्रमेय हो गई, नॉर्टन प्रमेय हो गई, आपकी थेवेनिन प्रमेय हो गई, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय हो गई। इस प्रकार से थ्योरम्स तो हम 5-6 थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक एक सिस्टमेटिक ढंग से, जिससे कि हम बेस्ट समझ सकें और चीज़ों को बेहतर बना सकें। ठीक है बच्चों? तो इसके लिए हम सबसे जो पहले पढ़ने जा रहे हैं, सबसे फर्स्ट थ्योरम, उसको हम क्या कहते हैं? अध्यारोपण प्रमेय, या उसको कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। तो फर्स्ट पॉइंट लगाइए मेरे बच्चों। फर्स्ट जो थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी अध्यारोपण, फर्स्ट है अध्यारोपण प्रमेय। अध्यारोपण प्रमेय, या जिसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम। अध्यारोपण प्रमेय जिसको हम क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन थ्योरम। हेडिंग लगाइए, अध्यारोपण प्रमेय, या जिसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। देखिए, प्रमेय शब्द आते ही, प्रमेय शब्द में ही दो बातें निहित होती हैं। एक तो उस प्रमेय का क्या होता है? कथन या स्टेटमेंट होता है, जो हम मैथ्स में भली भांति जानते हैं, वही सिस्टम यहाँ रहेगा। प्रमेय का क्या होता है? कथन या स्टेटमेंट होता है एक तो कथन या स्टेटमेंट भी हमें आना चाहिए, और कथन या स्टेटमेंट के साथ साथ हमें उसका प्रूफ या उसका रिजल्ट भी हमें आना चाहिए कि एज ए प्रूफ हम क्या लिखने वाले हैं, उसमें सिद्ध करने में हम क्या लिखने वाले हैं। एग्जाम में जितने भी थ्योरम्स आपसे पूछेगा फिजिक्स में, वो सिर्फ नाम से ही पूछने वाला है, मैथ्स की तरह कथन या स्टेटमेंट आपको नहीं देगा। इसलिए बच्चों हमेशा ध्यान रखिए कि प्रमेय का कथन या स्टेटमेंट क्या है, और जब तक कथन या स्टेटमेंट सही नहीं होगा आपका प्रूफ सही नहीं माना जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि प्रूफ रट के चले गए, अब प्रूफ तो सही कर दिया, कथन ही गलत है अपना। अरे कथन ही गलत है तो नंबर कितना देता अगला? गोल गोल नंबर आते हैं। फिर समझते हो ना गोल गोल नंबर कैसे होते हैं? तो दोनों अंक गोल आ जाते हैं फिर। तो इसलिए कोई भी प्रमेय होगा उसका कथन या स्टेटमेंट हमें बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, और कथन या स्टेटमेंट के बाद उसका हम क्या करने वाले हैं? प्रूफ। तो एक बार तो कथन या स्टेटमेंट लिख लो, मेरी बातों को समझना। एक बार तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख लो, कथन या स्टेटमेंट को लिख लिया। उस कथन या स्टेटमेंट को लिखने के बाद उस कथन या स्टेटमेंट को याद कैसे करना है उसको मैं डायग्राम या सर्किट या नेटवर्क से बताऊंगा, और नेटवर्क जैसे ही समझ लोगे कथन स्टेटमेंट जो अभी लिखा है वो आपके अपने आप ही याद हो जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया? बात अच्छी लगी नहीं लगी मेरी? पहले कथन या स्टेटमेंट लिख लो एक बार,
कुछ मत समझो उसमें क्या लिखा। फिर मैं एक सर्किट बनाऊंगा और उस सर्किट को देख के वो कथन बना दूंगा। तो आपको सिर्फ थ्योरम के अंदर क्या ध्यान रखना है, सर्किट। सर्किट तो हम बना ही सकते हैं, जाल तो नेटवर्क तो बना ही सकते हैं। उस नेटवर्क को देख देख के ही उसका क्या लिखना है, कथन या स्टेटमेंट लिखना है। तो एक बार कथन या स्टेटमेंट लिख लो इसका। इसके बाद मैं सर्किट या नेटवर्क लेने वाला हूँ, उस नेटवर्क से आपको कथन समझा दूंगा। तो कथन आप अपने आप लिख सकते हो, फिर यहीं याद करवा के देख लेना, चाहे आप बोल लेना खुद से, अपने आप आपके कथन या स्टेटमेंट याद होने वाला है। फिर उसी नेटवर्क या जाल से हम थ्योरम को प्रूफ कर देंगे। और उदाहरण सहित और समझाने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि सर ये थ्योरम में हुआ क्या हमें मालूम ही नहीं चला। तो बच्चों कथन या स्टेटमेंट लगाइए, इसमें लगाइए हेडिंग कथन या स्टेटमेंट। कथन या जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट। कथन या स्टेटमेंट, कथन या स्टेटमेंट। इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार लिखिए मेरे बच्चों, इस प्रमेय के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस प्रमेय के अनुसार या अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, यदि किसी रेखिक प्रतिबाधाओं के जाल में, इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी रेखिक प्रतिबाधाओं के जाल में, रेखिक प्रतिबाधाओं के जाल में दो या दो से अधिक, रेखिक प्रतिबाधाओं के जाल में दो या दो से अधिक जनित्र या वोल्टा स्रोत, यदि किसी रेखिक प्रतिबाधाओं के जाल में, यदि किसी रेखिक प्रतिबाधाओं के जाल में दो या दो से अधिक जनित्र या वोल्टा स्रोत जुड़े हों, जनित्र या वोल्टा स्रोत जुड़े हों, जनित्र या वोल्टा स्रोत जुड़े हुए हों, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम in any network of impedances, in any network of impedances, in any network of impedances which consist two or more than two, which consist two or more than two voltage sources, which consist two or more than two voltage sources, two or more than two voltage sources, तब उसके किसी बिंदु से, तब उसके किसी बिंदु से, तब उसके किसी बिंदु से, किसी बिंदु से किसी अवयव में प्रवाहित धारा, तब उसके किसी बिंदु से किसी अवयव में प्रवाहित धारा, किसी अवयव में प्रवाहित धारा, तब किसी बिंदु से किसी अवयव में प्रवाहित धारा का मान उन सब धाराओं के योग के बराबर होता है। प्रवाहित धारा का मान उन सब धाराओं के योग के बराबर होता है। उन सब धाराओं के योग के, उन सब धाराओं के योग के बराबर होता है। उन सब धाराओं के योग के बराबर होता है जो कि प्रत्येक जनित्र के कारण, जो कि प्रत्येक जनित्र के कारण, जो कि प्रत्येक जनित्र के कारण या प्रत्येक वोल्टा स्रोत के कारण, जो कि प्रत्येक जनित्र या वोल्टा स्रोत के कारण प्रवाहित होती है, जो कि प्रत्येक जनित्र या प्रत्येक वोल्टा स्रोत के कारण प्रवाहित होती है। जबकि अन्य सभी वोल्टा स्रोतों को, जबकि अन्य सभी वोल्टा स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा, जबकि अन्य सभी वोल्टा स्रोतों को, जबकि अन्य सभी वोल्टा स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा, उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। जबकि अन्य वोल्टा स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। जबकि अन्य वोल्टा स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। इंग्लिश में लिखिए, जितना लिखा उसके आगे लिखिए, देन करंट थ्रू एनी एलिमेंट at any point in the network, then current through any element, then current through any element at any point in the network is equal to the
is equal to the current is equal to the algebraic sum of is equal to the algebraic sum of is equal to the algebraic sum of current due to is equal to the algebraic sum of current due to every voltage source current due to every voltage source when other voltage sources are replaced by their internal impedances when other voltage sources are replaced by their internal impedances लिख लिया सबने कथन या स्टेटमेंट लिख लिया ना सबने? ठीक है, अब क्या करना आपको, कथन लिख लिया सबने, अब एक सब लिखना है प्रूफ। क्या करने वाले हैं? इसका प्रूफ करने वाले हैं, सत्यापन करने वाले हैं, इसको वेरीफाई करने वाले हैं, इसका प्रूफ देने वाले हैं। इसकी व्युत्पत्ति क्या होगी? प्रूफ कह दीजिए, चाहे इसको व्युत्पत्ति कह सकते हैं, प्रूफ या क्या कहते हैं इसको? व्युत्पत्ति। अभी तक दिमाग पे जोर मत डालो कि सर ने पता नहीं क्या लिखा दिया 3-4 लाइन में, जोर मत डालो बिल्कुल भी। अभी देखो, समझिए चीज़ को, क्या करने वाला हूँ मैं। अब देखो, मैं बना रहा हूँ एक जाल। ठीक है, बना लो इसको, बनाते जाओ आप। एक भी शब्द अगर किसी थ्योरम में रटने की और याद करने की अगर ज़रूरत पड़ जाए तो मुझे बताना। एक बार जो काम कह रहा हूँ लिख लिया कथन, प्रूफ लगा लिया, ये लिख लिया, लिख लो इतना। अभी समझाऊंगा तब आपको लगेगा कि यही था क्या। और करंट या धारा भी बता दो, अभी देखो बार बार बाद में बताएंगे। इसमें करंट कितना आया? I1। इधर से करंट कितना आया? इसमें I2। दोनों करंट इसमें गए तो हो गया I1 प्लस कितना हो गया? I2। ये आपके पास I1 का है, ये दूसरा आपके पास किसका है? I2 का। करंट या धारा इस दिशा में चल रही है तो इसमें ये लगा ही दिया अपन ने, और इसमें ये भी लगा लो। बनाया बच्चों सबने? अब देखिए, अब यहां से देखिए बच्चों, इसमें क्या करें कि करंट या धारा I1 और इस दूसरी बैटरी या दूसरे वोल्टेज सोर्स या जनरेटर से करंट या धारा कितनी? I2। और ये हो गया Z1 Z2 और ये कितना हुआ? Z3। इधर करंट आ गया, इधर से I1 आया, इधर से I2, इसमें कितना आ गया? I1 प्लस I2 करंट आ गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रही है अध्यारोपण पर में, ये कह रहा है कि ये जाल या नेटवर्क है। क्या है आपके पास? कोई भी जाल या नेटवर्क। इसमें तो 2 ही जोड़े हैं मैंने समझने के लिए, 3 भी जोड़ सकते हो जनरेटर, कम से कम कितने होने चाहिए? 2। ठीक है, अब देखो जैसे ये अवयव आपके पास, ये कौन सा है? Z1। अब इस Z1 में करंट कितना आ रहा है? मान लो ये Z1 है, इधर देखो, समझ, डायग्राम आपको ख़राब नहीं कर रहा मैं। ये है मान लो आपके पास Z1 में इधर से धारा कितनी जा रही है? 10 एम्पियर जा रही है। करंट कितना जा रहा है बच्चों? 10 एम्पियर। अब देखो इधर भी बैटरी लगी हुई, इससे भी करंट आता है, और इधर भी बैटरी लगी हुई, इससे भी करंट आता है। समझ गए बात? Z1 में ये पूरा काम, ये भी चालू है और ये भी चालू है, दोनों लगे हुए काम कर रहे हैं। Z1 में करंट या धारा कितनी आई आपके पास? 10 एम्पियर आई। कितनी आई? 10 एम्पियर। अब क्या हुआ कि 10 एम्पियर
के अंदर योगदान दोनों का होता है। ऐसे भी हो सकता है इधर से 8 आई और उधर से 2 एम्पियर आ गई हो, अलग अलग हो सकता है। और टोटल करंट कितना हुआ 10 एम्पियर। टोटल करंट कितना हो गया 10 एम्पियर। भाई एक बैटरी से 8 आ गई और दूसरी से कितनी करंट आ गया 2 एम्पियर आया, तो टोटल कितना एम्पियर हो गया 10 एम्पियर। बिल्कुल समझने के लिए बता रहा हूँ, लोड ही मत लो। अब ये थ्योरम यही तो कह रही है कि इस प्रमेय के अनुसार किसी प्रतिबाधा जाल, ये प्रतिबाधा जाल है, के किसी बिंदु से किसी अवयव, तो कोई भी एक अवयव ले लिया, कौन ले लिया Z1, ठीक है, कोई भी अवयव हो गया। अरे भाई थ्योरम का स्टेटमेंट यही तो कह रहा है आपको कि इस प्रमेय के अनुसार एक जाल या नेटवर्क होगा जाल या नेटवर्क जिसमें कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा क्या जुड़े होंगे, वोल्टता स्रोत या जनित्र या जनरेटर लगे होंगे। तो हमने 2 लगा लिए। यहाँ तक कथन या स्टेटमेंट याद करने में समस्या? देखो, जिसके दिमाग में ये डायग्राम छप रखा है, डायग्राम इमेज बनती हो जिसके दिमाग में ये, उसके अध्यारोपण पर में पूरी की पूरी फिट बैठ जाएगी। और ये तो है कथन का और ये यहाँ है प्रूफ का, ये प्रूफ का है, इससे प्रूफ हो जाएगा जो बातें लिख रहा हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बातें। क्या कहा हुआ है कि इस प्रमेय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, एक जाल या नेटवर्क, तो ये जाल या नेटवर्क जिसमें 2 या 2 से अधिक जनरेटर या वोल्टता स्रोत या जनरेटर लगे हों, ठीक है। इसके बाद कहता है कि किसी बिंदु से किसी अवयव में, क्या कहता है आगे स्टेटमेंट में, आपकी कॉपी में देखिए, किसी बिंदु से किसी अवयव में प्रवाहित धारा, कोई भी अवयव ले लो, किसी कोई भी बिंदु किधर से भी हो, किसी अवयव, एक अवयव या एक एलिमेंट ले लिया, कितना Z1, करंट फ्लोइंग थ्रू एन एलिमेंट इज इक्वल टू, वो बराबर है किसके, प्रत्येक धारा स्रोत से आने वाली धारा के योग के बराबर है। तो एक तरफ से तो 8 आई, एक तरफ से कितनी आई 2, तभी तो लिखा है इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट सोर्सेस। लिखा नहीं लिखा? अब बोले नहीं गुरुजी ये बात मानेंगे नहीं हम, तो प्रूफ करके बताओ। प्रूफ करने की भी टेक्निक है अपने पास। कथन या स्टेटमेंट याद हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ मेरे को। कथन या स्टेटमेंट सबके याद हो गया होगा? देखो रटने की जरूरत नहीं, इधर देखो, इसको देख देख के बोलेंगे अपन। इस प्रमेय के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, एक प्रतिबाधा जाल या नेटवर्क है, एक प्रतिबाधा या जाल क्या है, नेटवर्क, जिसमें 2 वोल्टता स्रोत या जनित्र जुड़े हुए हों, 2 या 2 से ज़्यादा भी जोड़ सकते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक 2 और मोर देन 2 वोल्टेज सोर्सेस या जनरेटर्स कंसिस्ट करेगा। तो यहाँ तक कथन की पहली लाइन बोलो, किसको रटने की ज़रूरत है क्या? इस प्रमेय के अनुसार एक प्रतिबाधा जाल जिसमें 2 या 2 से अधिक वोल्टता स्रोत जुड़े हों। यहाँ तक बोलो, किसी की समस्या नहीं है। अब देखिए आगे वाला लाइन, इस जाल के किसी अवयव से प्रवाहित धारा में किसका योगदान होता है? प्रत्येक वोल्टता स्रोत के कारण धाराओं के योग के। E1 से तो कितना करंट इसको मिला और E2 से इसको कितना करंट मिला, उन दोनों के योग के बराबर होता है। एक बार में एक से ही करंट चेक करते हैं और दूसरे की को क्या कर देते हैं, हटा के रखते हैं। हटाने का मतलब उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब बोलो किसके कथन या स्टेटमेंट याद नहीं हुआ? अब पूरा एक साथ बोल रहा हूँ, सब बिना देखे मेरी तरफ देखो, स्क्रीन में देखो और फिर बोलना। इस प्रमेय के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ठीक है, एक नेटवर्क या जाल है। अब इसको लाइन तो बढ़ा देंगे अपन। एक नेटवर्क या क्या है, जाल है, जिसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक जोड़ सकते हैं वोल्टता स्रोत या वोल्टेज सोर्स। किसी भी अवयव में प्रवाहित धारा, करंट फ्लोइंग एनी एलिमेंट किसके बराबर होगा? उन सब धाराओं के योग के बराबर होता है। उन सब धाराओं के योग के बराबर होता है जो E1 से भी आती हो और E2 से भी आती हो। तो क्या लिखना है? उन सब धाराओं के योग के बराबर होता है जो प्रत्येक जनित्र से प्रवाहित होती है। और एक बार एक की चेक करेंगे तो दूसरे को क्या कर लेंगे,
उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से रिप्लेस कर लेंगे। अब बोलो किसी को समस्या है क्या जिसके ये डायग्राम दिमाग में है और मैंने ये जो बात कही 8 2 8 इधर से आया 2, तो किसी भी अवयव में प्रवाहित धारा इधर का और इधर की बैटरी से दोनों से जो करंट आएगा उसके कुल योग के बराबर आएगा। अब बोले इसको गुरुजी प्रूफ करके बताओ हम कैसे माने। देखो मैं क्या करूँगा, 3 स्टेज में काम करने वाला हूँ। कितने स्टेज में? 3। समझना कैसे, प्रूफ भी कर देंगे इसको। एक बार तो पूरा ले लो और दोनों बैटरी जोड़ लो। जोड़ ली दोनों बैटरी या वोल्टेज सोर्स जोड़ने के बाद इस पे करंट चेक किया, कितना आया? 10 आ गया 10। बोले दोनों के कारण आप कह रहे हो, बोले दोनों का टोटल होता है, थ्योरम भी कह रही है, कह रहा हूं ना कि इस पे किसी अवयव पे धारा या करंट का योग प्रत्येक जनित्र से प्रवाहित धारा के बराबर होता है। 10 हो गया, दोनों जोड़ ली। अब बोले गुरुजी ना हम तो नहीं माने, मत मानो भी। एक को हटा लिया और इसके कारण इसमें से कर, देखो पहले तो क्या कर लो, पहली स्टेप में तो क्या करना, दोनों बैटरी लगानी है, ठीक है। और करंट कितना आया? 10। समझना मेरी बात को, और बढ़िया लगे तो गौर भरवाना इस पे। पहला काम क्या है कि दोनों बैटरी जोड़ी और करंट कितना आ गया? 10 एम्पियर आ गया। किस पे? Z1 पे। फिर बोले गुरुजी कैसे मानेंगे? एक बैटरी हटा लो एक बार, इसमें से करंट चेक कर लो अब Z1 पर एक बैटरी से। तो जब एक बैटरी से करंट चेक किया, कौन सी से? E1 से, तो E1 बैटरी से करंट चेक करोगे तो आएगा 8 एम्पियर, 7 भी आ जाएगा, ठीक है। फिर बोले गुरुजी अब एक बार इस बैटरी को हटा देता हूँ मैं और इस बैटरी से इधर करंट देख लो। तो जब E2 बैटरी से किसी पे भी देख लो, इस पे जब करंट देखोगे एक बैटरी लगा के तो आएगा 2 एम्पियर। अब बताओ अलग अलग चेक करके भी 10 एम्पियर आया और एक साथ जब दोनों बैटरी लगा के चेक करी तो 10 एम्पियर। यही थ्योरम का प्रूफ है। तो थ्योरम में कितने स्टेप में काम करना है? 3 स्टेप में काम करना है। कितने स्टेप में काम करना है? 3 में। एक बार लगाओ दोनों बैटरी और 2 करंट है इसमें, I1 और I2, ये निकाल लो। निकाल ली। इसके बाद एक बैटरी लगाओ और सब पे करंट निकाल लो। कोई नए नाम दे देंगे, I1 डैश I2 डैश दे देंगे। फिर इस बैटरी को हटाओ, इसको लगाओ, दूसरा करंट निकाल लो। फिर देखो कि जब दोनों एक साथ लगाई थी और अलग अलग का टोटल और एक साथ दोनों बैटरी लगाए तो पहले भी 10 एम्पियर करंट आ रहा था इस पे, और अब भी धारा कितनी आ रही है? अरे अब भी धारा कितनी आ रही है? 10 एम्पियर आ रही है इस पे। करंट अब भी कितना आ रहा है इस पे? 10 एम्पियर। इसका मतलब आपकी थ्योरम सही हो गई। अरे थ्योरम, यही तो थ्योरम थी कि दोनों के कारण आने वाले करंट के बराबर होता है। तो दोनों के कारण 8 और 2 10 के बराबर हो गया बराबर। अलग अलग चेक कर लो चाहे एक साथ चेक कर लो, यही तो थ्योरम है। समझ में आई मेरी बात? तो 3 स्टेज में थ्योरम प्रूफ करनी होगी। अब देखो कथन ये स्टेटमेंट, एक चीज़ बताओ, किसी को याद करने की जरूरत है नहीं? सर्किट बहुत आसान सा है, सबके दिमाग में फिट बैठ गया होगा। ये लगभग थ्योरम इसी से प्रूफ कर दूंगा मैं, बैठ गया होगा सबके दिमाग में फिट, ठीक है। अब इसका प्रूफ भी दिमाग में बैठ गया होगा। प्रूफ में क्या करना है? 3 टुकड़ों में काम करना है बच्चों। पहले में तो दोनों बैटरी जोड़ के करंट निकाल लो, फिर एक बैटरी जोड़ो और फिर दूसरी बैटरी, फिर उनका टोटल करके दिखा दो। बोले ले अलग अलग करके भी कर लिया तो भी 10 आ रहा है, एक साथ लगा कर ले तो भी 10 आ रहा है, काम खत्म, थ्योरम प्रूफ। अब तो आगे स्टेप समझ में कि थ्योरम में कितने स्टेप में प्रूफ होनी है? 3 स्टेप में, ठीक है। अब देखो बच्चों लिखते हैं इसको, और जब करेंगे थ्योरम तो और क्लियर हो जाएगी। फिर इसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं तो न्यूमेरिकल में और सारी बहुत चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो बिल्कुल मत घबराइए, इन थ्योरम्स का एक खूब बैठा रहता है, बहुत हार्ड पार्ट है। कोई कराता नहीं है, कोई कराता है तो आधी अधूरी कराता है कि एमएससी में आएंगे, ये बहुत जेम के अंदर सिलेबस में है, नेट में सिलेबस में है, ये ऐसा खौफ सेट कर देंगे। ये थ्योरम से आसान पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी नहीं है। थ्योरम से आसान को एक थ्योरम का एक कथन याद नहीं करना पड़ता। ऐसे तो अगर थ्योरम से डरने लग जाते तो अपन मैथ पढ़ते तो बावड़े हो जाते उसमें। कितनी थ्योरम रोज प्रूफ करते रहते हैं अपन थ्योरम, उसमें तो सारी थ्योरम मेरी याद है, सारी थ्योरम आपकी याद हो जाएंगी एग्जाम तक। होगी कि नहीं होगी? तो इसलिए डरो मत, हर चीज़ का एक तरीका होता है पढ़ने का, कंसेप्ट होता है, वो डेवलप करो। और वो चीज़ें ऐसे डेवलप नहीं होती, उसमें नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस प्लस बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। ये सब ने कथन या स्टेटमेंट लिख लिया होगा, याद कर लिया होगा, सबके याद होगा। आप देखिए प्रूफ लगा लिया होगा सबने, और सबने ये भी लगा लिया, बना लिया होगा, ठीक है। अब देखो जो भी सर्किट बनाते हो, जो भी नेटवर्क बनाते हो फिजिक्स में, उसको लिखते हैं बच्चों। उसको क्या हमेशा लिखा करो
कि माना कि एक प्रतिबाधा युक्त जाल है जिसमें Z1, Z2, Z3 प्रतिबाधाएं हैं, करंट I1, I2, I3 जो भी है प्रवाहित होता है, वोल्टा स्रोत या वोल्टेज सोर्स E1, E2 है। ये बातें लिखोगे तो एक डेकोरम सेट हो जाता है थ्योरम का। और जब डेकोरम सेट हो जाता है, स्टेप वाइज कथन, प्रूफ, डायग्राम के बारे में, फिर गणितीय कैलकुलेशन, इस तरीके से स्टेप वाइज चलोगे ना तो अगले का नंबर काटने का मन ही नहीं करेगा। तुरंत वो भी देखे यार ये कॉपी जोरदार आई, तुरंत कॉपी चेक होगी। और कॉपियों में तो वो सर खपाता है कि इधर से इधर ये क्या कर दिया इसने। और अगर ऐसे करोगे ना तो अगले का मन करता है करने का, यार ये सही लिखा है इसने, तुरंत एक आधे सेकंड में आपकी कॉपी चेक कर देगा, नंबर दे देगा पूरे में से पूरे, लो। और नहीं वो ढूंढता रहता है कि इसने कोई सूत्र लिखा है कि नहीं लिखा, कहाँ ढूंढ के बावड़ा हो जाता है अगला, नंबर कहाँ से देगा। क्योंकि लिखने वाले भी हम ऐसे, और हमारी क्या गलती, लिखवाने वाला ही ऐसा मिल गया। तो हर चीज़ को देख क्रमबद्ध तरीके से। अब देखो कथन लिखा, कथन के बाद प्रूफ में नेटवर्क के बारे में लिखेंगे, और इसके बाद गणितीय विश्लेषण। फिर भी देखो मैंने थ्योरम को टुकड़ों में बांट दिया, पहले दोनों बैटरी लगा के चलना है तो दोनों बैटरी लगी हुई है, इसी को लेके चल लेंगे। फिर एक बैटरी हटा दूंगा, फिर एक बैटरी हटा दूंगा, लास्ट में बता दूंगा इससे 8 आया, इससे 2 आया, जितना भी आएगा एक समझने का तरीका है। इससे 8 करंट आया, इससे 10 आया। अब बोल जोड़ के देख ले या दोनों लगा के देख ले बराबर है कि नहीं, थ्योरम सत्यापित या वेरीफाई हो गई आपकी थ्योरम। अब लिखिए इसमें, माना कि एक प्रतिबाधा युक्त जाल, माना कि एक प्रतिबाधा युक्त जाल जिसमें, माना कि एक प्रतिबाधा युक्त जाल जिसमें 3 प्रतिबाधाएं Z1, Z2 तथा Z3 जुड़ी हुई हैं। माना कि एक प्रतिबाधा युक्त जाल जिसमें 3 प्रतिबाधाएं Z1, Z2 तथा Z3 जुड़ी हुई हैं। Consider impedance network. Consider an impedance network which consist impedances Z1, Z2 and Z3, which consist impedances Z1, Z2 and Z3, which consist impedances Z1, Z2 and Z3। इस जाल में 2 वोल्टता स्रोत या जनित्र, इस जाल में 2 वोल्टता स्रोत या जनित्र E1 तथा E2 जुड़े हुए हैं। इस जाल में 2 वोल्टता स्रोत या जनित्र E1 तथा E2 जुड़े हुए हैं। दिस नेटवर्क कंसिस्ट 2 voltage sources. This network consists 2 voltage sources E1 and E2. This network consists 2 voltage sources E1 and E2. E1 and E2. E1 and E2। परिपथ में या जाल में, आगे लिखे बच्चों, परिपथ या जाल में प्रतिबाधा Z1 से प्रवाहित धारा I1, Z1 से प्रवाहित धारा I1, कॉमा प्रतिबाधा Z2 से प्रवाहित धारा I2, कॉमा Z2 से प्रवाहित धारा I2 तथा Z3 से प्रवाहित धारा I1 प्लस I2 है, तथा Z3 से प्रवाहित धारा I1 प्लस I2 है। In this network current through impedance Z1 is I1। In this network current through impedance Z1 is I1, comma Z2 is I2 and current through Z3 is I1 plus I2 and current through Z3 is I1 plus I2। ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या करने वाले हैं अपन इसमें, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। सुन रहे हो क्या? सब बच्चे बहुत गौर से सुन रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब देखिए, सबसे पहले मैं काम क्या करूँगा, ये 2 बैटरी लेके चलूँगा और ये काम करूँगा। फिर एक बैटरी लेके चलूँगा और फिर जोड़ के दिखा दूँगा, देख ले भी 2 लगा ले चाहे एक का अलग अलग जोड़ ले, टोटल तो वहीं बराबर होना है। ये अध्यारोपण पर ये तो लिखा है कथन या स्टेटमेंट में। तो हम कितनी बैटरी लेके चल रहे हैं? 2 बैटरी। इसका सोल्व करना चाहे करंट या धारा, तो हम पीछे किरचॉफ के नियमों की सहायता से हम एक सीख के आए थे, लूप विश्लेषण या लूप एनालिसिस सीख के आए थे। और लूप विश्लेषण वालों में ऐसे ही सवाल किए थे, अगर आपको याद हो तो।
पहला लूप लेते थे, दूसरा लूप लेते थे, प्रतिबाधा मैट्रिक्स बनती थी I1 बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा जेड, I2 बराबर डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा जेड करके आए ना पीछे। सेम काम वो कर लो, भूल जाओ थ्योरम थी क्या। देखिए इसको दे दिए लूप फर्स्ट, इसको तो यहाँ लिख दीजिए फर्स्ट और इसके लिख दीजिए यहाँ सेकंड, ठीक है। अब देखो आगे गणितीय विश्लेषण करने वाले हम, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, छोटी हेडिंग लगाना, लेकिन गणितीय विश्लेषण, गणितीय विश्लेषण छोटी हेडिंग लगाना बच्चों, बड़ी मत लगाना ज़्यादा, बड़ी तो प्रूफ है, ठीक है। गणितीय विश्लेषण इसमें देखिए लूप फर्स्ट में और कौन सा नियम, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ जिसको हम KVL कहते हैं। लूप फर्स्ट में इन लूप फर्स्ट बाय KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या सेकंड लॉ भी कहते हैं उसको। सेकंड लॉ क्या होता है, किसी भी बंद पथ में निश्चित दिशा में चलते हुए अगर वोल्टता का टोटल करें, बीजीय योग करें, अलजेब्रिक सम करें तो कितना, 0। यही तो होता है द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी बंद पथ में निश्चित दिशा में पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हुए अगर सभी वोल्टताओं का योग क्या होगा, अरे सभी वोल्टताओं का योग क्या होता है, 0 होता है। यहाँ से चला करो, मैं बताया आपको। देखो जब करंट की दिशा में चलोगे, जब तक करंट की दिशा में चलोगे तब तक तो प्लस का रहेगा। फिर से बता देता हूँ, जो बच्चे कोई नहीं समझ पाते हो बातों को, साइन के अंदर कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा पूरी बुक में। करंट की दिशा में, करंट की दिशा में निशान किसका, प्लस का, और करंट से अगर विपरीत चल रहे हो तो निशान किसका, माइनस का, ठीक है। पहली चीज लिख लेना जिसको नहीं मालूम। अगर बैटरी में प्लस से कहाँ जा रहे हो, माइनस, तो निशान किसका आएगा, प्लस का, और बैटरी में अगर माइनस से प्लस जा रहे हो तो निशान किसका आएगा, माइनस का। सीधा सा साइन कन्वेंशन है। अगर करंट की दिशा में चल रहे हो तो प्लस, करंट से उल्टा चल रहे हो, करंट ऊपर से आ रहा, हम नीचे से जा रहे हैं, करंट आ रहा लेफ्ट से, हम जा रहे हैं राइट से, तो ये निशान किसका आना, माइनस का। करंट भी ऊपर से आ रहा है, हम भी ऊपर से ऐसे आ रहे हैं, तो प्लस का आएगा। बैटरी में जैसे मान लो प्लस से माइनस आते हो, प्लस से माइनस ऐसे आ रहे हो तो प्लस से माइनस आए तो निशान प्लस का, और अगर इधर से जा रहे हो माइनस से प्लस बैटरी क्रॉस हो रही है तो माइनस से प्लस जब बैटरी क्रॉस हो रही हो तो निशान किसका आता है, माइनस का। समझ गए बच्चों, चलो जी ठीक है। यहाँ से चलते हैं, वोल्टेज V इक्वल टू कितना होता है, IR, R नहीं कहते आजकल, क्या कहते हैं, Z, तो I1 इंटू Z1, I1 इंटू कितना हो गया मेरे बच्चों, Z1। हम भी इधर से इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर ही जा रहा है, तो निशान किसका आना है, प्लस का। प्लस नीचे बढ़ते हैं, हम भी ऊपर से नीचे, करंट भी ऊपर से नीचे। वोल्टेज चाहिए V इक्वल टू कितना, IR, R नहीं क्या कहते हैं, Z कहते हैं, तो I1 प्लस I2 इंटू कितना होगा, Z3। ये हो गया I1 प्लस कितना होगा, I2 और इंटू कितना होगा, Z3। आ जाओ घूम के इधर चलें, बैटरी है माइनस से प्लस, तो ये हो गया माइनस का E1 इक्वल टू कितना, 0। थोड़ा सा सुसज्जित कर लेते हैं इसको, सुसज्जित समझते हो ना, कि I1 I2 एक एक जगह कर लो और कोई बच रहा बराबर के निशान के उधर लगा दो। तो देखो क्या होगा इसमें, I1 और I1 तो कितना हुआ बच्चों, Z1 यहाँ से, Z3 यहाँ से, तो Z1 प्लस कितना, Z3। ये कितना हुआ आपके पास, I1 प्लस I2 इंटू Z3, तो ये हो गया Z3 इंटू कितना, I2। इसको उधर भेज दो, ये कितना हुआ, E1। इक्वेशन नंबर दे दो क्या, फर्स्ट। बताओ किसी को कोई समस्या, हो ही नहीं सकती समस्या। कथन या स्टेटमेंट याद हो ही गया, डायग्राम सबके इतनी देर से देख रहे हैं छप गया होगा। करना क्या काम है, एक बार 2 बैटरी लगा के करंट निकाल दो, फिर एक एक लगा के टोटल दिखा दो, देख ले भैया टोटल दोनों का अलग अलग टोटल कर ले, चाहे एक साथ लगा के कर ले, यही अध्यारोपण थ्योरम है। उदाहरण दिया ना 10 बराबर 8 प्लस 2 दिया ना उदाहरण, बस उससे परफेक्ट कोई उदाहरण ही नहीं है जिससे कि थ्योरम दिमाग में फिट हो सके। अब देखो बच्चों, लूप सेकंड से या लूप सेकंड में कौन सा नियम लगाना है, KVL। लूप सेकंड में कौन सा नियम लगाने जा रहे हैं हम, KVL, ठीक है। इसमें देखो यहाँ से चल लो, I2 इंटू Z2 वोल्टेज प्लस की आनी है, तो I2 इंटू कितना आएगा, Z2। हम भी ऊपर से कहाँ आ रहे हैं, नीचे, और ये भी ऊपर से कहाँ आ रहा है, नीचे, तो ये हो गया I1 प्लस I2 इंटू कितना हुआ, Z3।
इधर से इधर गए तो माइनस से प्लस, तो माइनस का क्या हो गया E2 और इक्वल टू कितना हो गया 0। थोड़ा सा ठीक लिख लो, I1 कितना है Z3 इंटू कितना I1 प्लस I2 कहाँ कहाँ है, एक ये रहा एक ये रहा, Z2 प्लस Z3, तो Z2 प्लस कितना Z3 और ये कितना हो गया I2। इसको उधर भेज दो बच्चों, ये हो गया E2, इक्वेशन नंबर क्या हो गई सेकंड। दोनों बैटरी लेके चल रहा हूँ, टोटल करंट आ जाएगा प्रत्येक अवयव में, और उसके बाद एक एक बैटरी से देख लेंगे और बोले टोटल मिला ले, 1 से 8 आया तो दूसरे से 2 आएगा, 10 हो जाएगा। इधर मान लो 5 आया, इससे 5 इधर से तो 10 हो जाएगा। 15 होना है तो इससे 8 आ गया, इससे 7 आ गया, मान लो 15 हो जाएगा। अभी चेक हो जाएगा। अब भूल जाओ पीछे सर्किट वर्किट सब गायब, सब क्या कर दो गायब कर दो। अब तो ये 2 समीकरण देखो अभी के लिए, और इन दोनों समीकरण से वैल्यू किसकी निकालनी है, I1 और I2 की। तो ये तो हम संधि विश्लेषण वो लूप विश्लेषण में पीछे पढ़ के आ चुके कि जब 2 क्या, हम तो 3-3 समीकरण सोल्व करके आ गए। ये तो 2 ही समीकरण, हमने तो कितने समीकरण सोल्व कर लिए बच्चों, 3-3 समीकरण भी हम तो सोल्व करके आ गए। तो देखो अब हम लेके चलने वाले हैं समीकरण फर्स्ट और कौन सा सेकंड। देखो समीकरण 1 और 2, एक बार यहाँ लिख देता हूँ, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। 1 और 2 क्या क्या आया आपके पास, ये हो गया आपके पास Z1 प्लस Z3 इंटू कितना हो गया I1 प्लस Z3 इंटू कितना हो गया I2 इज इक्वल टू कितना हुआ E1। Z3 इंटू I1 ये हो गया Z3 इंटू I1 प्लस ये हो गया Z2 प्लस Z3 और इंटू कितना हो गया I2 इज इक्वल टू कितना हुआ E2। यही समीकरण बने। इनका लिखो मैट्रिक्स रूप। क्या लिखते हैं बच्चों, मैट्रिक्स रूप या मैट्रिक्स फॉर्म, यही लिखते आए ना पीछे, मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स रूप या क्या लिखने वाले हैं मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म देखो ऐसे लिखेंगे इसकी, ये तो बनेगा Z1 प्लस Z3, यहाँ से कितना आएगा Z3, यहाँ से देखो बच्चों कितना आएगा Z3, यहाँ से आएगा Z2 प्लस कितना आएगा Z3, और इसके बाद में यहाँ आएगा आपके पास I1 इंटू I2 और इक्वल टू में क्या आएगा आपके पास E1 और क्या आएगा E2। इस मैट्रिक्स को देखो गुणा करेंगे, मैट्रिक्स से गुणा करनी आती है अपन सब बच्चों को। क्या होगा Z1 प्लस Z3 इंटू I1, Z3 इंटू कितना होगा I2, Z3 इंटू I1, Z2 प्लस Z3 I2 और बराबर में E1 और कितना है E2 है। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं Z मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं I मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं E मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद कितने काम बाकी और रह गए, Z का क्या निकालते हैं सारणिक या डिटर्मिनेंट, जिसको हम क्या कहते हैं डेल्टा Z। इसके बाद हम Z का पहला कॉलम हटाते हैं, याद करो पीछे ये हटा देंगे, इसकी जगह E लगा देंगे, तो क्या आएगा डेल्टा 1, डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट डिटर्मिनेंट आएगा। दूसरा कॉलम हटा देंगे तो डिटरमिनेंट किसका आएगा सेकंड का। इस प्रकार से हमें दोनों करंट प्राप्त होंगे। नोट करो यहाँ तक, अभी सॉल्व कर देते हैं। तो ये नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक किसी भी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से नोट कीजिए, सर्किट के नीचे थ्योरी लिखा, फिर गणितीय विश्लेषण छोटी हेडिंग लगाइए, और इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट और क्या लगाइए इक्वेशन सेकंड। इन दोनों को थोड़ा व्यवस्थित क्रम में अरेंज्ड ऑर्डर में लिख दिया मैंने यहाँ दोनों को एक साथ, फिर इन दोनों से मैट्रिक्स बन गई। अब मैट्रिक्स से हम बनाने वाले हैं डिटर्मिनेंट, और वही तरीके से हम करंट या धारा का मान ज्ञात करेंगे। करंट कौन कौन सा आने वाला है I1, और करंट कौन सा ऑब्टेन करने वाले हैं I2, ठीक है बच्चों। अब देखिए कर लिया होगा नोट सबने। अब देखो आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए बच्चों क्या करने वाले हैं अपन इसमें, Z मैट्रिक्स का सारणिक, Z मैट्रिक्स का सारणिक, डिटर्मिनेंट ऑफ Z मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ Z मैट्रिक्स, Z मैट्रिक्स का हम क्या लेने वाले हैं, सारणिक। ठीक है, तो Z मैट्रिक्स का जो सारणिक होगा उसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ Z। ये सारणिक देखो बच्चों क्या आएगा, Z1 प्लस कितना होगा, Z3, यहाँ से देखिए ये आएगा आपके पास Z3, यहाँ नीचे देखिए ये हुआ आपके पास Z3 और ये हो गया आपके पास Z2 प्लस कितना हुआ, Z3। सारणी के डिटरमिनेंट को हम सोल्व करेंगे और सोल्व करके देखिए डेल Z, ये इससे मल्टीप्लाई होना है तो होगा, ये हो जाएगा Z1 इंटू Z2 और ये हो गया आपके पास Z1 और इंटू कितना होगा, Z3 और ये हो जाएगा Z3 इंटू Z2 और ये होगा Z3 स्क्वायर और माइनस ये इधर वाला माइनस कितना होगा, Z3 स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास ये बच गया डेल Z इक्वल टू, ये हो गया Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 और ये हो जाएगा आपके पास Z3 Z2। ये आया हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ Z, या इसको कहते हैं Z का सारणिक, यही हुआ अपने पास। अब देखिए Z का सारणिक निकाल लिया। Z का सारणिक निकालने के बाद क्या करेंगे बच्चों कि Z मैट्रिक्स में एक कॉलम को हटाते हैं और इसकी जगह E मैट्रिक्स या V मैट्रिक्स लगाते हैं। यही पढ़ के आए अपन पीछे, अरे यही तो पढ़ के आ रहे हैं पीछे से। अब देखो E या V मैट्रिक्स लगाते हैं और फिर दोबारा से इसका सारणी का डिटरमिनेंट लेते हैं और उस सारणी के डिटरमिनेंट को हम क्या कहते हैं, डेल 1 कहते हैं। तो देखो एक लाइन लिख दिया करो हमेशा, जिससे जब भी आप पढ़ो तो याद बना रहे। Z मैट्रिक्स के प्रथम स्तंभ को, Z मैट्रिक्स के प्रथम स्तंभ को, Z मैट्रिक्स के प्रथम स्तंभ को E मैट्रिक्स द्वारा प्रतिस्थापित कर, E मैट्रिक्स द्वारा प्रतिस्थापित कर, E मैट्रिक्स द्वारा प्रतिस्थापित कर सारणिक ज्ञात करने पर, प्रतिस्थापित कर सारणिक ज्ञात करने पर या सारणिक लेने पर। ये लाइन जिसने लिख दी उसको कभी याददाश्त में गड़बड़ नहीं आएगी। रिप्लेसिंग फर्स्ट कॉलम ऑफ Z मैट्रिक्स बाय E मैट्रिक्स, रिप्लेसिंग फर्स्ट कॉलम ऑफ Z मैट्रिक्स बाय E मैट्रिक्स, देन टेकिंग इट्स डिटरमिनेंट, फिर इसका डिटरमिनेंट लेने वाले, इसको हम नाम देते हैं डेल 1। रिप्लेस कर दो Z का पहला, तो क्या होगा E1 और कितना होगा E2, उधर बचेगा Z3 और कितना आएगा Z2 प्लस कितना Z3। ये सारणिक हो गया, सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया Z2 प्लस Z3 और ये कितना हो गया E1 माइनस Z3 E2, तो ये हो गया आपके पास Z3 E2। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दिया था, इसको दे दीजिए इक्वेशन थर्ड, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फोर्थ। इसी प्रकार या सिमिलरली दूसरी मैट्रिक्स कर लेंगे जिसको कहते हैं डेल 2। इस बार फर्स्ट की जगह कौन सा कॉलम रिप्लेस होने वाला, सेकंड तो फर्स्ट, तो ऐसा कैसा, फर्स्ट क्या है बच्चों Z1 प्लस Z3 और नीचे कितना है Z3, इधर आएगा E1 और कितना आएगा E2, सॉलिड Z1 प्लस Z3 इंटू कितना हो गया E2 माइनस Z3 इंटू कितना होगा E1, Z3 इंटू E1, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फिफ्थ। इक्वेशन नंबर कितना दे दिया इसको, 5। अब हम निकालने वाले करंट या धारा, करंट या क्या निकालने वाले, धारा। देखिए धारा का मान या वैल्यू ऑफ करंट, धारा का मान या वैल्यू ऑफ करंट निकालने वाले। धारा का मान देखिए दोस्तों क्या होता है, फॉर्मूला पीछे हम पढ़ के आए कि करंट दो ही है, एक तो I1 की तो वैल्यू होगी डेल 1 अपॉन कितना होता है, डेल Z होगा। I2 की वैल्यू होती है डेल 2 अपॉन डेल Z। I3 होगा तो तीसरा और आ जाता, तीसरे को रिप्लेस कर लेते, 3 आ जाते। अब देखिए डेल 1 अपॉन डेल Z, डेल 1 कितना है, ये रहा Z1 प्लस Z2
ये हो गया आपके पास Z1 प्लस Z2 इंटू कितना हुआ E1 माइनस Z3 अपॉन E2 इंटू E2 अपॉन क्या होगा डेल Z, Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z3 और क्या होगा Z2 Z3। ठीक है, दो जगह भी लिख सकते हो या एक जगह रहने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहो तो इसको दो जगह कर देता हूँ मैं, चलो दो जगह कर देता हूँ। तो करंट I1 कितना हो गया आपके पास Z1 प्लस Z2 और नीचे आ गया मेरे दोस्तों Z1 Z2 Z1 Z3 और ये कितना हो गया Z2 Z3। नोट करते रहो बच्चों। E1 माइनस या बाद में कर लेना कोई बात नहीं, यहाँ तो सुविधाएं हैं आपके पास, क्लास की तरह नहीं है कि साफ हो जाएगा, जब चाहे दिन में 5 बार देखो। Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 और Z2 इंटू Z3 और ये कितना हो गया E2। 1 2 3 4 5, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 6। I1 करंट आ गया। ये अब देखते हैं I2 करंट तथा या एंड I2 करंट होता है अपने पास डेल 2 अपॉन कितना होगा डेल Z, डेल 2 अपॉन कितना होगा डेल Z, डेल 2 ये रहा Z1 प्लस Z3 Z1 प्लस कितना होगा Z3 E2 माइनस Z3 इंटू कितना होगा E1 अपॉन डेल Z ये रहा बच्चों, याद हो जाना चाहिए। तो Z1 Z2 Z1 Z3 Z, इसको आगे पीछे देखो Z2 Z3 पढ़ा करो इसको ऐसे, है ना। तो क्या है आपके पास Z1 Z2 Z1 Z3 और ये कितना हो गया Z2 Z3। इसको थोड़ा और लिख देते हैं ढंग से I2, पहले E1 लिख दो बच्चों, माइनस Z3 इंटू E1 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 और प्लस कितना हो गया Z2 Z3 प्लस उसके बाद E2 लिख देते हैं। तो E2 हो गया मेरे बच्चों Z1 प्लस Z3 और E2 बटे Z1 Z2 Z1 Z3 और ये हो गया Z2 Z3। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 7। हमने कितना काम कर लिया, एक बार मेरी बात सुनो उसके बाद लिखना। हमने काम कर लिया कि जो जाल या नेटवर्क था आपका उसके दोनों बैटरी लगा ली दोनों बैटरी, और हर एक जगह करंट चेक हो गया I1 और I2 हो गया करंट चेक। अब एक बार एक बैटरी लगाएंगे, वही बताया था 10 आ गया मान लो एक जगह करंट। अब एक बार एक बैटरी लगाएंगे तो 8 आएगा, दूसरे लगाने पे वहाँ 2 आएगा, तो बोले टोटल वही 10 आ रहा है। जब दोनों लगा के एक साथ चेक कर लो चाहे अलग अलग चेक कर लो, बस यही थ्योरम आपकी। तो इस क्लास में हमने काम कर लिया दोनों बैटरी लगा के। कितनी बैटरी लगा के? दोनों बैटरी। अब अगली क्लास में दो काम करेंगे, एक बार पहली बैटरी लगाऊंगा और एक बार लगाऊंगा दूसरी बैटरी, दोनों का टोटल करके दिखाऊंगा आपको, और वो टोटल 6 नंबर और किसके बराबर होगा? 6 नंबर और 7 नंबर के बराबर होगा। बस इतना सा तो कंसेप्ट है। अब मुझे बता देना कि हमें थ्योरम समझ में आई कि नहीं आई, थ्योरम का मन में से डर निकला कि नहीं निकला। और अभी तो हुआ ही क्या है, इसके न्यूमेरिकल करूँगा तो डर पूरा निकल के भाग जाएगा आपका। नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से, वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए आराम से, और उसके बाद हम अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नोट करो इसको पहले पूरा, जब तक यहीं हूँ मैं, उसके बाद देखते हैं। नोट कर लीजिए सब चीज़ों को। जेड बना लो, जेड मैट्रिक्स डेल 1 डेल 2, इसके बाद बना लीजिए आप आपका क्या कहते हैं इसको, I1 I2, सब वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लीजिए। तो इक्वेशन 6 नंबर और 7 नंबर कब आई ये दोनों इक्वेशन? जब दोनों बैटरी काम में ले रहे हैं अपन, E1 और E2। अब कल एक एक बैटरी काम में लेंगे, फिर दोनों का टोटल कर देंगे। बोले चाहे अलग अलग कर लो और चाहे दोनों बैटरी को एक साथ लगाए कर लो, रिजल्ट सेम आ जाएगा। तो इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा, अगली क्लास का इंतजार कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, धन्यवाद सब।